चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आर्टिकल नंबर 108। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने बताए थे? 395। इन 395 आर्टिकल में सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जिनके हाईली चांस है एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाने की। आर्टिकल नंबर 108 के अंदर हमें बता रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जॉइंट मीटिंग बोले तो संयुक्त बैठक। जॉइंट मीटिंग का क्या मतलब होता है इसको बड़े ध्यान से समझोगे। जैसे एक तरफ है अपने पास लोकसभा और एक तरफ है भाई अपने पास कौन सी? राज्यसभा। और यहाँ पर होता है अपने पास प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। बड़े ध्यान से समझोगे। राष्ट्रपति एक साल के अंदर कितनी बार जॉइंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है? 2 बार। कॉल करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक है उसके लिए बुलाया जाता है, कॉलिंग की जाती है। राष्ट्रपति ये चाहता है कि जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए। एक साल में कितनी बार? 2 बार। एक जॉइंट मीटिंग के बाद में जो दूसरी जॉइंट मीटिंग होगी उसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन का गैप रहता है? 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के दौरान 1 ईयर के अंदर टोटल 2 जॉइंट मीटिंग्स है वो हेल्ड की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बट याद रखना लोकसभा भी होगी उसके अंदर और राज्यसभा भी होगी। बट इस जॉइंट मीटिंग का जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अध्यक्ष होगा इस जॉइंट मीटिंग का बेटा वो होगा लोकसभा स्पीकर। कौन होगा? लोकसभा स्पीकर। अब ये लोकसभा स्पीकर क्या होता है ये याद रखना। पूरे के पूरे लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे सर्वोच्च जो अपने पास एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर, वो बना दिया जाता है जिनको बोलते हैं अपन लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में अभी के समय जो लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्यरत है वो है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है। वो करंटली अभी लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो याद रखना लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अंदर सबसे ऊपर वाला पद होता है जिसको अपन लोकसभा का अध्यक्ष भी कंसिडर करते हैं। तो ये लोकसभा स्पीकर है, ये प्रेसिडेंट होता है इस जॉइंट मीटिंग का। संयुक्त बैठक जब भी होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। बट याद रखना इस संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। एक साल के अंदर कितनी बार होगी ये? 2 बार। 1 ईयर के अंदर कितने टाइम्स कंसिडर की जाएगी? 2 टाइम्स। और जो गैप रहने वाला है वो बेटा कितने मंथ का रहेगा? दोनों के बीच के अंदर 6 मंथ का। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कितनी बार आयोजित की जाती है? 2 टाइम्स। नोट डाउन करो आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट मीटिंग संयुक्त बैठक। और एक ही मेजर डिफरेंस है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, जो जॉइंट मीटिंग है उसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और ये जो मीटिंग है इसका जो प्रेसिडेंट है, इसकी जो अध्यक्षता करता है बेटा वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है।
लिख लिया। आर्टिकल नंबर 108। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की अपन बात करते हैं बेटा, वो अपने पास आर्टिकल नंबर 110 9 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशंस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं मनी बिल की। टोटल 395 आर्टिकल्स हम लोगों को नहीं पढ़ने रहते हैं। मैंने बोला है सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो अब तक एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुए हैं। जैसे अपन ने 79, 80, 81, उसके बाद में फिर अपन ने डायरेक्ट पढ़ा बेटा कौन सा 108। आर्टिकल नंबर 110 के अंदर हमें बता रखा है मनी बिल। मनी बिल को कंसिडर करते हैं अपन धन विधेयक से, अभी बताएंगे वो भी। बजट जैसा कोई भी टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं लिया गया है, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं पहले आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 110 के अंदर बता रखा है मनी बिल। अब मनी बिल का मतलब समझना, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को कैसे याद रखोगे, मुझे एक चीज़ बताओ। सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करोगे बेटा 10 रुपये पे। कितने पे? 10 रुपये पे। और तुम्हें पता है जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता था तो हम लोग एक ही चीज़ का इंतज़ार करते थे कि कब ये घर से जाएगा और हमें कितने रुपए दे जाएगा, 10 रुपये। तो बेटा हमारी जेब के अंदर क्या आ जाएगी, मनी आ जाएगी। तो याद रखना मनी बिल है वो कौन से नंबर का आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 110। अब ये इस मनी बिल के लिए कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करना। हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ है अपने पास बेटा लोकसभा और यहाँ पर क्या है, राज्यसभा। अब कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये बेटा डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य बिल होने वाला है। इस मनी बिल के बारे में जब भी इस मनी बिल को पास किया जाएगा तो मनी बिल को पास करने से पहले ही बेटा अपने को परमिशन लेनी पड़ती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ही लेनी पड़ती है किसको पास करवाने के लिए, धन विधेयक को पास करवाने के लिए। तो हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है किसकी, राष्ट्रपति की। किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति पहले देखेगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का जो खजाना है, उसमें पैसा है या नहीं है। अगर उसमें पैसा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा चाहिए, मनी बिल को अगर रिलीज किया जा रहा है, उसको अगर जारी किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति पहले ही देख लेता है। अगर फंड में अगर पैसा पड़ा है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर देता है, टिक कर देता है कि ठीक है आप क्या पास करवा सकते हो, मनी बिल पास करवा सकते हो। अब राष्ट्रपति ने अगर परमिशन दे दी तो उसके दौरान फिर क्या पास करवाया जाता है बेटा, मनी बिल। अब थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है इस मनी बिल के लिए, ये मनी बिल बेटा सबसे पहले कहाँ से पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से पास नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, लोकसभा से स्टार्ट होगा। लोकसभा वाले जैसे ही इस मनी बिल को पास कर देते हैं बेटा 2/3 की मेजोरिटी से, 2/3 की सहमति से, जैसे ही लोकसभा से ये मनी बिल पास हो जाता है तो फिर ये मनी बिल बेटा कहाँ पर भेजा जाता है, राज्यसभा में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, लोकसभा से करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक को सबसे पहले संसद के कौन से सदन में पारित किया जाता है, जो मनी बिल है उसको सबसे पहले कौन से हाउस के अंदर पास किया जाएगा, लोअर हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। जैसे ही लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है तो फिर बेटा ये बिल है वो कहाँ पर जारी किया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा वाले इसको सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों तक रोक सकते हैं, 14 डेज तक। कितने दिन तक रोक सकते हैं, 14 डेज तक। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि राज्यसभा वाले इस मनी बिल पे ना तो कोई एडजस्टमेंट कर सकते, ना कोई चीज़ ऐड कर सकते, ना कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया जाता है बेटा कितने दिन का, 14 डेज का,
कि ये मनी बिल है, इसको तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रीड कर लो। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आ रहा है, कोई सजेशन है, तो वो सजेशन तुम लोग दे सकते हो। बट याद रखना, राज्यसभा वाले कोई भी सजेशन अगर दे रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा वाले उस सजेशन को एग्री करे या नहीं करें। ये पूरा का पूरा बेटा डिपेंड किसके ऊपर करेगा? लोकसभा के ऊपर करेगा। इन केस अगर राज्यसभा वाले इसे 14 डेज के अंदर अंदर अगर इसको पास नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ही ये राज्यसभा से क्या मान लिया जाएगा? बिल पास मान लिया जाएगा। बोले यस या नो? तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, मनी बिल पे पूरा का पूरा मोस्टली जो अधिकार होता है वो बेटा किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर की तरह काम में लिया जाता है कि हाँ भाई साहब, राज्यसभा के अंदर बिल गया है, 14 डेज तक इसको रोका गया है, अगर राज्यसभा वालों को कुछ उचित काम अगर लगेगा तो उस पर सजेशन दे देंगे। बट उसके लिए बाउंडेड नहीं है लोकसभा कि राज्यसभा जो बात बोल रही है वो माने या नहीं माने। ये खुद का डिसीजन होगा किसका? लोकसभा वालों का। अगर 14 डेज तक अगर वो कोई भी अगर बिल के ऊपर कोई भी अगर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही ये बिल कहाँ से पास मान लिया जाएगा? ये राज्यसभा से भी पास मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एक सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। क्रिटिकल कंडीशन कौन सी आ जाती है कि मान लो, अब देखो, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट से तो बेटा अपन ने क्या ले ली थी? पहले ही परमिशन ले ली थी। अब मान लो कभी कभार ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट को बाद में जाके लगे कि मुझे अभी इस मनी बिल को है वो रिलीज ही नहीं करना है। इसने पहले तो बोल दिया, ठीक है, कि हाँ ठीक है भाई साहब, आप क्या ला सकते हो? मनी बिल ला सकते हो। और फिर जब मनी बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आया, तो फिर राष्ट्रपति को लगा कि यार अभी के टाइम तो मनी बिल में पास ही नहीं करवा सकता, और मैंने तो पहले क्या दे दी? इसके ऊपर परमिशन भी दे दी। तो फिर राष्ट्रपति के पास बचने के लिए एक पावर दी गई है जिसका नाम है बेटा वीटो पावर। क्या पावर है? वीटो पावर 3 प्रकार की होती है, अभी आगे वाले आर्टिकल में हम तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है जिसका नाम होता है बेटा पॉकेट वीटो। कौन सी पावर है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सिर्फ और सिर्फ कौन से बिल के ऊपर लागू की जाएगा बेटा? मनी बिल के ऊपर। किसके ऊपर? इसको सिंपली तुम लोग कैसे रिलेट करोगे बताओ? मनी को कहां पर रख लेते हैं अपन? पॉकेट में रख लेते हैं। कहां रख लेंगे? पॉकेट में। तो याद रखना, पॉकेट विट्टो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू किया जाएगा? मनी बिल पे। उस पॉकेट विट्टो का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी मनी बिल को लेकर अगर वो डिसीजन नहीं देना चाहता है तो वो कितने भी लंबे टाइम के लिए उसको अपने पास रिजर्व करके रख सकता है। ना वो लोकसभा के पास भेजेगा, ना राज्यसभा के पास भेजेगा, ना उसको कुछ टाइम के लिए डिले करेगा। लॉन्ग टर्म तक वो क्या कर सकता है? उसको अपने पास रह सकता है। और वो सिंपली फिर थोड़े टाइम के बाद जब राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन नहीं देता है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें कंसिडर कर ली जाती है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसके ऊपर कौन सी पावर लगा दी है? विट्टो पावर लगा दी है। बोलो यस या नो? ऐसा ये जो पॉकेट विट्टो वाला जो सीन है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक एक ही बार हुआ है। 1986 के अंदर इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे बेटा वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस का डाकघर एक अधिनियम आया था, उसके ऊपर कौन सा विट्टो पावर लगाया था? उन्होंने पॉकेट विट्टो लगा दिया था। तो हमेशा याद रखना, पॉकेट विट्टो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा? मनी बिल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल बताओ कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? धन विधेयक की परिभाषा 110। याद करने का लॉजिक सिंपली मैंने बता दिया है, 10 रुपए का नोट और अपन भी क्या हो जाएंगे बेटा? धनवान हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? नोट डाउन करो आर्टिकल नंबर 110। ये वो तो अभी आर्टिकल 111 में पढ़ेंगे ना अपन, वो कंप्लीट वीटो पावर के बारे में बताएगा।
वो ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। लिख लो आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल, और मनी बिल के बारे में लिख लेना इट विल बी पास्ड फ्रॉम लोकसभा लिखना सर्वप्रथम यह लोकसभा से पारित किया जाता है। फिर आगे लिखना सेकंड पॉइंट लिखो राज्यसभा स्टे 14 days फॉर मनी बिल। राज्यसभा धन विधेयक को 14 days तक रोक सकती है। फिर आगे लिखो पॉकेट विटो इज ओनली अप्लाइड फॉर मनी बिल। पॉकेट विटो केवल धन विधेयक पर लागू होता है। बताओ कंप्लीट है क्या आर्टिकल 110? चलो फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते अपन। आर्टिकल नंबर 111। बताओ कितनी बार 1 लिखा है मैंने? 3 बार। तो आर्टिकल 111 के अंदर अपने को बता रखा है बेटा विटो पावर। विटो का मतलब होता है निषेध यानी मना करना, टू रिफ्यूज, मना करना। और ये स्पेशली प्रेसिडेंट को दी गई पावर है। प्रेसिडेंट के पास स्पेशली क्या प्रोवाइड की गई है? विटो पावर। बेटा विटो पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की बताई गई है? टोटल 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की विटो पावर अपने पास? 3 टाइप्स की विटो पावर है। फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे इसके अंदर पहला अपने पास सस्पेंशन विटो। सेकंड है बेटा अपने पास एब्सोल्यूट विटो। और थर्ड नंबर पे हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? पॉकेट विटो को। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन निलंबकारी विटो। इसको बोलते हैं अपन विटो। और ये कंसिडर किया जाता है बेटा किसको? पॉकेट विटो को। अब बड़े ध्यान से समझना, पहले एक छोटी सी टर्म समझाता हूँ, वो टर्म समझ में आना जरूरी है, तभी जाके तुम लोग किसको समझ पाओगे? विटो पावर को। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि बेटा बिल कैसे पास होता है उसके बारे में अपन विचार करते हैं। बिल पास होगा तो बेटा याद रखना पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट बोले तो संसद। संसद का काम क्या होता है बेटा? मेकिंग ऑफ लॉ, यानी नियम कानून बनाना। क्लियर है? अब संसद के कितने पार्ट होते हैं? तो देर आर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के? 3। पहला अपने पास प्रेसिडेंट, यह है लोअर हाउस, और ये कौन सा हो जाएगा? अपर हाउस, यानी ये राज्यसभा हो जाएगी और ये लोकसभा हो जाएगा। और बेटा ये कौन हो जाएगा अपने पास? राष्ट्रपति। अब मैं बात करता हूं कि कोई भी बिल होगा XYZ, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण का अपने पास कोई भी विधेयक है,
तो याद रखना, ऑर्डिनरी जो बिल होता है, साधारण जो विधेयक होता है, वो लोकसभा से भी पारित किया जा सकता है और राज्यसभा से भी। दोनों सदन में से किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है बेटा किसकी? ऑर्डिनरी बिल की। इज दैट क्लियर? कि मैं मान लो लोकसभा से सबसे पहले पास करवाता हूं, तो बेटा लोकसभा में कितनी मेजोरिटी का होना जरूरी है? 2/3 बहुमत का, 2/3 मेजोरिटी होना कंसिडर है। जिस दिन बिल को पास किया जाएगा उस दिन लोकसभा में कितने मेंबर प्रेजेंट है, उसके 2/3 की क्या कंसिडर की जाएगी बेटा? मेजोरिटी। मान लो लोकसभा वालों में से 2/3 बहुमत प्राप्त हो चुका है, तो मुझे बताओ क्या लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है क्या? क्लियर है बात? फिर ये बिल बेटा किधर की तरफ जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी अगर इसको 2/3 की मेजोरिटी मिल जाती है, तो मुझे बताओ क्या ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा क्या? तो क्या कानून बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी पावर होती है? सिग्नेचर पावर होती है। कौन सी पावर होती है? सिग्नेचर पावर। तो दोनों हाउस में से पास होने के बाद फिर जो बिल है वो बेटा किसके पास जाएगा? अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी सहमति दे देता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर देता है, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? बिल पास हो जाएगा। और बिल पास होते ही बेटा वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, और पूरे देश भर में उसको क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए कि जब बिल लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं चाहता कि ये नियम कानून देश के अंदर बने, तो फिर राष्ट्रपति के पास बेटा कितनी वीटो पावर है? 3 वीटो पावर है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या समझाया है कि बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर किसके बाकी है बेटा? प्रेसिडेंट की। तो ये वीटो पावर है, वो लगाता भी कौन है? प्रेसिडेंट है। अब अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, अभी के समय ये नियम कानून है वो देश के अंदर बनाना जरूरी नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको सस्पेंस के अंदर डाल देगा। सस्पेंस का मतलब समझते हो? संदेह के घेरे के अंदर, यानी पूरी तरीके से उसके ऊपर अपना राय नहीं देना। तो ये क्या करता है? सस्पेंशन विटो का मतलब है उस बिल को वापस से कहाँ भेज देगा? लोकसभा या राज्यसभा वाले के पास, कि तुम एक बार वापस से इसके ऊपर विचार करो। विचार विमर्श के लिए वापस से ये बिल को किधर भेज देगा? लोकसभा या राज्यसभा में। बताओ क्या राष्ट्रपति बच गया क्या एक बार? तो यस या नो? फिर अगर मान लो कि कोई बिल है वो लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, अब फाइनल सिग्नेचर किसकी बारी है बेटा? प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति अगर उस बिल पर ये सोच ले कि नहीं, इसको तो देश में कानून बनाना ही नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर देश में कोई कानून बने, तो बेटा उसके लिए राष्ट्रपति कौन सी पावर लगा लेता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको बेटा क्या कर देना? मना कर देना। वीटो का मतलब क्या बताया मैंने? निषेध यानी मना करना। तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इस मुद्दे पर या इस विषय पर मेरे को देश में कानून बनाना ही नहीं है, तो फिर बेटा वो कौन से पावर का यूज कर लेता है? एब्सोल्यूट वीटो का। और अभी अभी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के लिए बेटा कौन सी पावर का यूज किया जाएगा? पॉकेट वीटो का। बोलो यस या नो? क्या तीनों के तीनों वीटो पावर का मतलब समझ में आ गया क्या? हमारे देश के अंदर बिल पास कैसे होता है, कैसे नया नियम कानून बनाया जाता है, क्या इसका मतलब समझ में आता है क्या तुम लोगों को? इज दैट क्लियर? नोट डाउन करो आर्टिकल नंबर 111। बताओ कितनी बार 1 आ रहा है? 3 टाइम्स। तो वीटो पावर भी कितने प्रकार की? 3 टाइप्स की। नोट डाउन करो इसको। सस्पेंशन का मतलब है सस्पेंस में रखना चीज़ों को, वापस से रिटर्न भेज देता है ये बेटा कहाँ पर? लोकसभा या राज्यसभा वाले के पास। तुमने मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुमने मुझे कोई एप्लीकेशन लिख के भेजी, मैं वापस से वो एप्लीकेशन तुम्हारे पास भेज दूंगा कि इसके ऊपर वापस से तुम लोग क्या करो? विचार करो। यानी सस्पेंस के अंदर है अभी राष्ट्रपति, वो डिसीजन नहीं दे सकता। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये एप्लीकेशन पारित नहीं होगी, तो फिर मैं पूरी तरीके से अगर मना कर दूंगा, तो बेटा कौन सी पावर लगा सकता हूँ? एब्सोल्यूट। और मनी बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वीटो पावर लग सकती है? पॉकेट वीटो।
क्या आर्टिकल नंबर 111 समझ में आता है क्या सभी बच्चों को? आर्टिकल 110 समझ में आ गया, मनी बिल, और आर्टिकल 111 वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तीनों प्रकार के वीटो पावर लिख लेना। लिखा? चलो फिर नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल 112 के अंदर है बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन कंसिडर करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। हम लोग कंसिडर करते हैं बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 112। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने को जो लाइन लिखी हुई मिलेगी वो कौन से मिलेगी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं बेटा? वो हम लोग जानते हैं इसको बजट। किस नाम से जानते हैं? बजट। पहली बात तो ये समझ लेना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। एक कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 0। कभी भी बजट टर्म्स का यूज़ नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट की जगह बेटा कौन सा टर्म है वो यूज़ किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूँ कि बजट होता क्या है। बेसिकली बजट का मीनिंग होता है एक चमड़े का थैला, ए लेदर बैग। अब इसके पीछे की बहुत मिस्टीरियस स्टोरी है, उस स्टोरी को अपन अभी नहीं समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लेना कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक अपना एक फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है। कौन सा ईयर कंसिडर किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा वित्त वर्ष। इसका मतलब ऐसा होता है कि अकाउंटेंट के हिसाब से, या हम लोग बात करते हैं हमारे खुद के भी पर्सनल बजट्स होते हैं बेटा, पूरा का पूरा एक एनुअल रिपोर्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंसिडर किया जाता है किसको? फाइनेंशियल ईयर को। एक साल में तुमने कितना डेबिट किया है, कितना क्रेडिट किया है, उस सभी का स्टेटमेंट निकाला जाता है, और स्टेटमेंट निकालकर एक नेट वर्थ निकाली जाती है एनुअल ईयर की। उसी को बेटा कंसिडर किया गया है किसके अंदर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक महीने के लिए तुम्हें घर वाले बेटा 10,000 रुपये देते हैं। कितने हज़ार रुपये? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये के अंदर तुम लोग रेंट भी कंसिडर करोगे, तुम्हारा खाना पीना भी रहेगा, और अदर एक्सपेंसेस है तुम्हारे वो भी कंसिडर होंगे। किसी महीने में तुम्हारे 8,000 ही खर्च हुए। कितने? तो बताओ कितने की सेविंग हो गई? 2,000। तो तुम लोग क्या सोचोगे? इस बार तो मेरा बजट संतुलन में था, बैलेंस में था मेरा बजट। किसी महीने से मान लो कि कोई तुम्हारा मित्र आ गया या और कोई फंक्शन आ गया जहाँ पर तुम्हारे 12,000 रुपये खर्च हो गए, तो तुम लोग क्या सोचोगे कि यार इस बार तो मेरा बजट है वो आउट ऑफ बजट निकल चुका है। आ गई क्या बात समझ में? तो याद रखना, आर्टिकल 112 को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई साहब हमारे बजट की क्या बच चुकी है? 12 बच चुकी है। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 112 के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? बजट। बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 0। बजट की जगह कौन सा टर्म यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? लिख लो आर्टिकल नंबर 112।
बहुत बचे अभी तो, टोटल 395 है, देखते जाओ। जितने पढ़ा दिए उतने तो याद है क्या सारे? फिर पहले उन पे फोकस करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता है भाई, समय को ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। इसीलिए चीज़ों को साथ के साथ ही पढ़ते हुए चलो तुम लोग। बताओ क्लियर है क्या आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इज दैट क्लियर? चलो फिर अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल अपने पास आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल 123 के अंदर कंसिडर किया गया है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश? तो सबसे पहले तो हम लोग इसके आर्टिकल को याद करने की कोशिश करेंगे एक लॉजिकल तरीके से। पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपने से इतनी सी बात पूछी जाएगी कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसको बेटा सिर्फ और सिर्फ अपन कंसिडर करेंगे ऑर्डिनेंस टर्म को। देखो इस ऑर्डिनेंस टर्म के अंदर हम लोग पिक करेंगे बेटा कौन से शब्द को? ऑर्डर को। कौन से टर्म को पिक करेंगे अपन? ऑर्डर। ऑर्डर से हम लोग रिलेट कर देंगे किसको? ऑर्डिनेंस को। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? सीक्वेंस, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो बताओ आर्टिकल नंबर कौन सा बन चुका है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 बन चुका है, जहां अपन ने किसको फॉलो करा है बेटा? ऑर्डर को। और ऑर्डर से हम लोग कौन से टर्म को बना देंगे? ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, जब सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का, उस समय अगर कोई नियम कानून बनाना रहता है तो फिर प्रेसिडेंट उस समय एक ऑर्डिनेंस पावर का यूज करता है और उस समय कोई ना कोई नियम कानून है वो बना देता है, बट वो देश में लागू नहीं होता है। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आता है, संसद का सत्र आता है, तो उस ऑर्डिनेंस पावर को रखा जाता है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा वाले, उन दोनों को बेटा क्या करना पड़ेगा? इसको पास करना पड़ेगा। तब जाकर वो ऑर्डिनेंस पावर वाला जो नियम है वो क्या हो जाता है बेटा? कानून बन जाता है। इज दैट क्लियर? और इसके लिए मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 6 वीक का। कितने वीक का? 6 वीक, बोले तो 42 डेज। अगर 42 डेज के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये ऑर्डिनेंस पावर वाला जो बिल है वो बेटा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 123, 123 लिखो। आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा वालों को कितने टाइम तक इस पे रिप्लाई देना रहता है? 42 डेज, 6 वीक। बताओ क्लियर है क्या? आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर अपन बात करते हैं बेटा पार्ट 5 के थर्ड सेक्शन की, जहां हमने कंसिडर किया किसको? सुप्रीम कोर्ट को।
अब हम लोग जानेंगे जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका की जो संरचना है उसके बेटा कितने टीयर बताए थे मैंने तुम लोगों को? 3 टीयर स्ट्रक्चर है किसके? अपने जुडिशरी के। पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कौन सा है? हाई कोर्ट, और फिर कौन सा आने वाला अपने पास? सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो इस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर और 147 के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होने वाले? अपने पास सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? अब जिस बच्चे को इतनी भी चीज़ पता है कि आर्टिकल 124 से लेकर और 147 के बीच अपन बात करेंगे बेटा किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। कभी कभार सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पेपर में और तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल आने वाला है, बट एटलीस्ट तुम्हें एक रेंज पता है कि आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक का बात करेंगे अपन किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में अगर एक ही ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा है तो बताओ वो ऑप्शन तुम्हारा टिक हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। क्लियर है? इसीलिए मैं तुम्हें साथ के साथ ये रेंज भी मेंशन करवा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 124 से लेकर 147 के बीच ही बात करेंगे अपन पूरे के पूरे किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। आ गई क्या बात समझ में? भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था बेटा 1774 में। कब बना था? 1774 के अंदर बना था। कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में। ये है अपने पास फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस समय बेटा हमारे देश के ऊपर किसका राज था? ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश गवर्नेंस कर रहे थे किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। फिर जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स किया गया है? 26 जनवरी 1950। इसके 2 दिन के बाद ही यानी 28 जनवरी 1950 को भारत का क्या स्टैब्लिश कर दिया गया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बोलो यस या नो? तो याद रखना आज़ादी के बाद जो भारतीय लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कब बना था? 28 जनवरी 1950 को। और ब्रिटिश के टाइम जो पूरे के पूरे देश का पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1774। कौन सी जगह? कलकत्ता में। पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी अपनी? कैपिटल कलकत्ता। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 124 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के अंदर क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कितना सुप्रीम कोर्ट होगा? एक। बताओ पूरे के पूरे भारत में राष्ट्रपति है वो भी कितना होगा? एक। उपराष्ट्रपति एक। हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर होगा वो भी कितना होगा? एक। और पूरे के पूरे देश का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? एक होगा। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर था उसमें बेटा एक तो बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको अपन बोलते हैं CJI। क्या बोलेंगे? CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। और बेटा इस एक CJI के साथ में और कितने अदर जजेस बनाए गए थे? अरे 7 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 7 अन्य न्यायाधीश बनाए थे। और एक क्या बनाया गया था अपने पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टार्टिंग में? 1 + 7 = 8। इन 8 में से एक तो क्या था अपने पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 7 क्या थे बेटा? अदर जजेस थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? ये नहीं लिखना है अभी, आगे अपन कंसिडर कर लेंगे इसको। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो तुम।
आर्टिकल नंबर 124 मेंशन करोगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंधित प्रावधान। फिर इसके सिनॉप्स पढ़ेंगे अपन। आर्टिकल 124 के अंदर बता रखा है कि भारत के अंदर क्या होगा, एक सीजीआई होगा और 7 अदर जजेस होंगे। ये नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लाइन लिखनी है तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू बैकग्राउंड में जो लाइन नजर आ रही है सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान, ये लिखना। आर्टिकल नंबर 124, डेट मेंशन करोगे 28 जनवरी 1950। बताओ लिखा है क्या? फिर लिखो आर्टिकल 124 का फर्स्ट, आर्टिकल नंबर 124 का फर्स्ट, और उसमें लिखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो सीजीआई था और 7 अदर जजेस थे। इधर मेंशन कर देता हूं मैं। सात अन्य न्यायाधीश थे और एक भारत का मुख्य न्यायाधीश था। बट इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है बेटा, पार्लियामेंट के हाथ में होती है ये सारी की सारी पावर। और कंसिडर करेंगे वर्तमान में अभी के समय सीजीआई तो अभी भी कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक, बट अदर जजेस की संख्या 7 से बढ़कर बेटा कितनी हो चुकी है, 33, और टोटल कितने जज हो चुके हैं सीजीआई को मिलाकर, 34। हाँ, अदर जजेस की संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो चुकी है अब तक, 33। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी भी सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा, एक ही बनेगा। रिसेंटली चेंज हो गया, 53rd नंबर का आ चुका है। BR गवई था 52nd नंबर का। ये एज के बेस पे अभी बताएंगे, इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब आएगी, सैलरी वगैरह सब आएगी कि कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है। लिख लिया ये? चलो फिर आगे लिखो सेकंड, वो नहीं लिखना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो अपन बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है उसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। पहले बात को समझोगे कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कर सके, अपॉइंट कर सके। बट जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से ही प्रेसिडेंट है वो बेटा किसको अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा, बट इसको अपॉइंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लिखो, दोनों पॉइंट नोट डाउन करने हैं तुम्हें। हाँ, जैसे बजट शब्द का यूज भी नहीं किया गया है, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया। ये ट्रेडिशन को फॉलो करता है जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है,
प्रेसिडेंट के द्वारा। किसको बनाया जाता है? जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर जज होगा, एज के अकॉर्डिंग जो भी वरिष्ठ या उम्र दराज जो न्यायाधीश होगा, उसी को क्या बना दिया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब समझ में आ गया ना? हाँ, दोनों पॉइंट मेंशन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बेटा? प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भी सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को वरीयता दी जाएगी, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। कौन से पोस्ट के लिए? एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। लिख लो दोनों पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कर दिया अपन ने आर्टिकल नंबर 124। 124 का फर्स्ट हो चुका है, 124 का सेकंड हो चुका है। फिर बात करेंगे अपन 124 का थर्ड। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए। तो बेटा पहली चीज है, अगर कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी अगर किसी इंडिया के हायर पोस्ट पे अगर जा रहा है, तो उसका इंडियन होना सबसे पहले क्या है? कंपलसरी है। टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वह व्यक्ति है वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए जज के रूप में अगर कार्यरत करना चाह रहा है, तो किसी ना किसी हाई कोर्ट में बेटा वो कितने साल तक एज ए जज के रूप में कार्यरत होना चाहिए? 5 ईयर के लिए। कि वो ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जो हाई कोर्ट में एज ए जज काम कर चुका है बेटा, मिनिमम कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार पिछले 10 सालों में किसी हाई कोर्ट में एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट के रूप में अगर कार्यरत कर चुका है, वो वकालत कर चुका है, उसको भी बेटा कहाँ पर भेजा जा सकता है? एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज के लिए। हाँ, वो जो 33 है ना, उसके अंदर भेज सकते हैं अपन। उन 33 में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा एज के अंदर, उसको फिर क्या अपॉइंट कर दिया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लिख लो क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। एक थर्ड पॉइंट और आएगा, अभी पहले इनको लिखो। कम से कम 5 ईयर तक एज अ जज के रूप में कार्यरत होना चाहिए। कहाँ पर? हाई कोर्ट में, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर बेटा वो कम से कम 10 साल तक क्या रह चुका हो? एज अ वकालत के रूप में कार्य कर चुका हो, लॉयर या एडवोकेट के रूप में वो वर्क कर चुका हो। लिखा क्या ऊपर वाला? लिखो थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट लिख लेना कि वो राष्ट्रपति की नज़र में बेटा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जब भी एक क्रिकेट का मैच होता है तो बेटा खिलाड़ी कितने खेले जाते हैं? 11, लेकिन रखे कितने जाते हैं? 15। 15 खिलाड़ी में से नंबर सिर्फ और सिर्फ कितनों का आता है? 11 का। पोटेंशियल तो सब में है भाई, लेकिन जो कोच की नज़र में अच्छा होगा, जो कोच का फेवरेट होगा, बताओ कोच उसको ज़्यादा चांस देता है क्या? वैसे बेटा इन न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज़्यादा करने की पावर है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट की नज़र में अच्छा होना चाहिए,
तो भी बेटा वो कहाँ पर काम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के रूप में। ऐसा भी नहीं है, उसको नियम कानून भी आने चाहिए। पता चले प्रेसिडेंट का रिश्तेदार हलवाई है और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा है, तो वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जज ही है और सुप्रीम कोर्ट के ये प्रेसिडेंट के अगर कोई रिलेटिव्स में है तो वही बात हो गई ना, उसकी नज़र में अच्छा ही होगा वो। खैर रिलेटिव्स अच्छे तो नहीं होते नज़रों में, लेकिन प्रेसिडेंट का है तो क्या पता, हो सकता है तुम्हारे होते तो समझ में आता। फिर अपन बात करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए जज अपन ने बना दिया है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमने बना दिया है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है भाई। और हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशन है? दो। पहला तो इनकैपेसिटी यानी असक्षम होना, कि एक ऐसे व्यक्ति को जज बना दिया जाए जिसको कानून की नॉलेज ही नहीं हो, जो योग्य नहीं हो, जो डिसीजंस ही नहीं ले पा रहा हो, तो बेटा उसको भी अपन जज से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से भी क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनकैपेसिटी यानी अगर वो असक्षम है, अयोग्य हैं, उस पोस्ट के काबिल ही नहीं है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के थ्रू। सेकंड है, अगर मिसबिहेवियर, अगर मान लो कोई सक्षम तो है लेकिन वो अपने आप को 30 मार्कान समझता है कि मैं बन गया, अब मेरे से ज़्यादा और कोई नहीं है, ना किसी की सुन रहा है, ना किसी की बात का जवाब दे पा रहा है, तो बेटा अगर कोई मिसबिहेवियर भी अगर करता है तो उसके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगाकर और अपन क्या कर सकते हैं? उसको एज ए जज के पोस्ट से हटा सकते हैं। क्लियर है बात? लिखो, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पहले तो आरोप लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी जज ने जाकर बोल दिया कि इसने मेरी बात नहीं मानी है, इसको हटा दो। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो आरोपी पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर प्रोसीजर को क्या किया जाएगा बेटा? लागू किया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास। क्लियर है? चलो फिर अपन बात करते हैं कि देखो, जब भी किसी सीजेआई के ऊपर या किसी जज के ऊपर अगर ये दो केस लगते हैं, या तो इनकैपेसिटी का या मिसबिहेवियर का, तो सबसे पहले लोकसभा में से कितने सदस्यों की अनुमति का होना कंपलसरी है? 100 मेंबर। कितने मेंबर? 100। और 100 मेंबर अगर लोकसभा से टिक हो जाते हैं तो फिर बेटा कहाँ पर जाएगा? वो राज्यसभा से। और राज्यसभा से कितने मेंबर्स के टिक होना जरूरी है? 50 मेंबर्स। अगर लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 मेंबर अगर एग्री हो जाते हैं उस सीजीआई को हटाने के लिए या जज को हटाने के लिए, और प्रेसिडेंट के बेटा क्या होनी चाहिए? उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए, तो फिर उस जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? नोट डाउन करो ये वाली पॉइंट। लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50।
बताओ, लिख लिया क्या? याद रखना, लोकसभा से कितने मेंबर एग्री होनी चाहिए? 100, और राज्यसभा से 50। किसी भी सदन से ये बिल पास किया जा सकता है, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा से लाया जा रहा है तो राज्यसभा के पहले 50, फिर लोकसभा के 100। अगर लोकसभा से लाया जा रहा है तो लोकसभा के पहले 100, उसके बाद राज्यसभा के टोटल 50। लिख लिया? लिखो चलो फटाफट। चलो, चलो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खूबसूरती ऐसी है कि अब तक इंडिया का कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है जिसको इम्पीचमेंट के थ्रू क्या किया गया है बेटा? हटाया गया है। एक दो बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो बिल बेटा लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा से फेल हो गया, राज्यसभा से हो गया तो लोकसभा से फेल हो गया। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के दम पर उसको हटाया गया हो। क्लियर है बात? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 125। और आर्टिकल 125 बताता हमें सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस। हम लोग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन सभी को जो सैलरी या अलाउंसेज या पेंशन जो दी जाती है वो बेटा कहाँ से दी जाती है? वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की संचित निधि, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं भारत सरकार का खजाना। वहाँ से सैलरीज दी जाती है बेटा किसको? जितने भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और अदर जो जजेज है। देखो, हम लोग बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है। उस सीजीआई को बेटा कितनी सैलरी दी जाती है? 2.80 लाख पर मंथ। ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं अदर जजेस की, तो अदर जजेस को बेटा दी जाती है 2.50 लाख। आ गई बात समझ में? 2,80,000 रुपये प्रति माह सैलरी है किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और जो अदर जजेस है बेटा, उनकी सैलरी कितनी है? 2,50,000। ये तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी है जो भारत सरकार उनको देती है। ठीक है। भारत सरकार के लोग कितने देते हैं इनको, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आ गई बात समझ में? लिखो, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह और अदर जजेस को 2,80,000। ये आर्टिकल नंबर 125 की हेडिंग लिख ली ना तुम लोगों ने? सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। सबको मिला के भाई मौज क्या है, 12 लाख से ज़्यादा है भाई, टैक्स भी तो भरना पड़ता है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी इनकी सैलरी के आगे कुछ भी नहीं है भाई। तुम लोग डॉक्टर बन जाओ भाई, फिर तुम्हें 2,80,000 रुपये कुछ नहीं लगने वाला है। पैसा दो इंसानों के पास होता है, या तो डॉक्टर या वकील। ठीक है, लिख लिया? चलो फिर अपन बात करते हैं। लिखो टेन्योर ऑफ जजेस। देखो,
जब भी अपन सीजीआई की बात करते हैं या अदर जजेस की अपन बात करते हैं तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, बट हम लोग कंसिडर करते हैं 65 ईयर एज। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे अदर जजेस हो, उसका जो रिटायरमेंट का जो टेन्योर है वो बेटा कितना ईयर कंसिडर किया गया है? 65 ईयर एज। आर्टिकल ऐसा मेंशन ही नहीं किया गया है, इसी के अंदर है, आर्टिकल 125 के अंदर ही है। हाँ, जो पत्रकार कॉलोनी है ना, मोस्टली वही हमारे भी कोई रिलेटिव्स में ही है। बनो भाई, तुम भी मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। टीचर मत बन जाना बस, हमारा भी ख्याल रखना। तभी तो मैं मन लगा के पढ़ाता हूँ बच्चों को, कि बच्चे जिस पर्पस से पढ़ने आए ना वही पर्पस पूरा हो इनका। हमारी इंडस्ट्री को खाली रहने दो भाई। बताओ, लिख लिया क्या? क्या कहीं पर मेंशन किया गया है क्या इनके टेन्योर को? नहीं किया गया, बट कितने प्रोविजन बताए गए हैं? 3। लिखो। फर्स्ट पॉइंट, एज, एज के आगे एरो बना के लिख लेना 65 ईयर, बस इतना ही मेंशन कर लो। थ्री प्रोविजंस के अंदर फर्स्ट लिख लेना एज, आयु, एरो बना के लिख लो 65 ईयर। सिक्सटी 5 ईयर। देखो, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बेटा रिजाइन लेटर भी किसको देगा? ये प्रेसिडेंट को। कि मान लो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कोई और ऐसी आपातकालीन स्थिति हो गई, किसी जज की बेटी है वो घर छोड़ के भाग गई, उसका नाम खराब हो गया, अब मैं जज नहीं बन सकता। कोई भी मुद्दा हो सकता है XYZ, जहां वो जज अपनी स्वेच्छा से रिजाइन देना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर और अपने पद से बेटा क्या कर सकता है? वो हट सकता है। सेकंड प्रोविजन लिखो, सेकंड वाला। फर्स्ट एज लिख लिया ना, एज कितनी? 65 ईयर। सेकंड लिख लो, रिजाइन लेटर। रिजाइनेशन लेटर किसको देता है? ये प्रेसिडेंट को। लिख लिया? चलो, थर्ड, संसद की सिफारिश पे उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। संसद का मतलब समझ गए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 प्रोविजन है इन न्यायाधीश के टेन्योर को कंप्लीट करने के। मोस्ट ऑफ द केस में कौन सा टेन्योर फुलफिल होता है? 65 ईयर एज।
बताओ क्लियर है क्या? आर्टिकल नंबर 125 सैलरीज अलाउंसेस एंड टेनोर ऑफ जजेस। क्लियर है बात? कितने प्रोविजन बता दिए हैं टोटल? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 126। 126 के अंदर अपन बात करते हैं एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे मेरी बात को बड़े ध्यान से समझोगे, मैंने तुम्हें बताया था राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा। प्रेसिडेंट की पोस्ट को कभी भी वैकेंट नहीं छोड़ा जा सकता। इन केस अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को एज ए प्रेसिडेंट के रोल में रखा जाता है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। सेम एज इट इज केस क्या होता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो बेटा उसकी जगह एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसको बनाया जाएगा? जो भी उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जज होगा उसको एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपन क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेगा उसको सारी सैलरी सारी फैसिलिटी किसके रूप में प्रोवाइड की जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, चलो लिखो आर्टिकल नंबर 126। 30,000 बढ़ गए एक साथ ही। हाँ, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है। उस डिसीजन को सिर्फ और सिर्फ या तो सुप्रीम कोर्ट खुद बदल सकती है या फिर राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती है। उन पावर्स का यूज़ करके राष्ट्रपति उन डिसीजन को बेटा क्या कर सकता है? बदल सकता है। जैसे मैंने तुम्हें आर्टिकल 72 बताया था, राष्ट्रपति जी हमारा 7(2) पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बताओ लिखा क्या आर्टिकल 126? एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति उस सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज ए एक्टिंग सीजीआई के रूप में अपॉइंट कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द केस में कौन सा जज होगा? जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा। फिर आगे अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 127 एडहॉक जज। एडहॉक जज का पूरा कहानी है वो तुम लोग सीखोगे। देखो हम लोग बात करते हैं तो बताओ, एक तो अपने पास क्या था? सीजीआई प्लस अदर जज कितने थे बेटा? 33। इस पूरे के पूरे एक सीजीआई और अदर जज को बोला जाता है कोरम। क्या बोला जाता है? कोरम। बोले तो गण पूर्ति। गण का मतलब होता है बेटा लोग। क्या मतलब होता है? लोग। ठीक है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणतंत्र। गण का मतलब होता है लोग, यानी लोगों की पूर्ति करना। अब लोग बेटा कितने हैं? 33। एक तो सीजीआई होगा ही होगा और अदर जजेस कितने अपने पास? 33। अगर इन केस इन 33 जजेस में से कोई 1, 2 या 3 या कितने भी जज क्या है? एब्सेंट हो गए। कि मान लो मैं एक कंडीशंस रखता हूं तुम्हारे सामने। एक कंडीशन क्या है कि एक तो है बेटा अपने पास सीजीआई और इधर कितने जज है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 32। बताओ होने तो कितने चाहिए? 33, लेकिन अभी के टाइम कितने हैं? 32। क्या कोरम कंप्लीट हुआ है क्या? क्या गण पूर्ति पूरी है क्या अपने पास? नहीं है। कितने की कमी चल रही है अपने पास? 1। उस एक को पूरा करने के लिए जो जज आएगा बेटा उसको बोला जाता है एडहॉक जज, यानी तदर्भ न्यायाधीश। अब ये एक की पूर्ति कहाँ से की जाएगी? ये की जाएगी बेटा, भारत के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट बने हुए हैं? 25। कितने? 25 नंबर ऑफ हाई कोर्ट बने हुए हैं पूरे के पूरे इंडिया में। इन 25 में से किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज हो सकता है जिसको
वो कहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। बट उसके लिए दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा राजस्थान हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट? राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक राम नाम का न्यायाधीश है, अपन मान लेते हैं। जज का क्या नाम है? राम। अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में इस राम जज को अपॉइंट किया जाएगा कोरम को पूरा करने के लिए। 33वें नंबर का जो जज है उसको कंप्लीट करने के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा? राम को। तो इसके लिए कितनी कंडीशन फॉलो होनी जरूरी है? दो। पहली चीज तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है मेरी तरफ से क्या है, टिक है मामला, तो फिर सेकंड टाइम में जो परमिशन लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी बेटा राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बना हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई साहब आपके हाई कोर्ट में एक राम नाम का जज है, क्या उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए कोरम को कंप्लीट करने के लिए क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के रूप में ले जा सकते हैं क्या? अगर ये चीफ जस्टिस बोल देता है कि ठीक है ले जा सकते हो, प्रेसिडेंट बोल देता है ठीक है ले जा सकते हो, तो बेटा फिर ये राम नाम का जो न्यायाधीश है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस 33 वाले के स्थान पर आ जाएगा कुछ टाइम के लिए। किसको कंप्लीट करने के लिए? कोरम को कंप्लीट करने के लिए। अब बताओ गण पूर्ति हो चुकी है क्या पूरी की पूरी? यस या नो? लेकिन इसमें एक केस फंसता है तुम्हारे, वो आगे आर्टिकल 128 के अंदर पढ़ेंगे अपन। फिलहाल के लिए इतना लिखो तुम लोग, आर्टिकल नंबर 127। क्या एडहोक जज का मतलब समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? टोटल कितने पूरे करने रहते हैं? 33। अगर 33 से कम है तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को बेटा कहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कितने लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी? दो लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहला प्रेसिडेंट होगा और दूसरा जिस भी हाई कोर्ट का जज अगर अपन ले रहे हैं उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? लिखो आर्टिकल नंबर 127। हाँ, सारी सुप्रीम कोर्ट की फिर मिलेगी उसको, तो सुप्रीम कोर्ट में ही तो आ गया। इसीलिए कोरम का कंप्लीट होना जरूरी है। 1+33 = 34 होना कंपलसरी है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तीनों मिलकर किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। आगे हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना तब मुद्दा समझ में आएगा बेटा किसका? हाई कोर्ट का। इसकी बात कर रहे हो ना आप, चीफ जस्टिस
इस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर और कौन सा व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। अब उस हाई कोर्ट में और कितने अदर जजेस होंगे उनको डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 4 व्यक्ति आ जाएंगे फिर अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, बताओ आर्टिकल नंबर 127 क्लियर हो गया है। एडॉक जज किसकी पूर्ति होनी चाहिए, गण पूर्ति, कोरम कंप्लीट होना चाहिए कितने का, 1+33 वाला। इज दैट क्लियर। अब मान लो एक स्पेशल केस में बताता हूं, आर्टिकल नंबर 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जज। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अगर मान लो कोरम कंप्लीट नहीं है, क्या कंप्लीट नहीं है, कोरम, कि मेरे पास 1 CGI है प्लस 32 अदर जजेस है। ठीक है, अब मान लो मुझे राजस्थान हाईकोर्ट का जज चाहिए, किसका, राजस्थान हाईकोर्ट में कौन से नाम का तो कंसिडर किया था अपन ने, एक एग्जांपल ले लिया, राम नाम का जज था। प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया कि ठीक है भाई साहब आप ले सकते हो, लेकिन ये राजस्थान हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसकी भी तो परमिशन लेनी पड़ती है अपने को। और अगर ये चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब हम हमारे हाई कोर्ट से किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेज सकते, अब मामला क्या हो चुका है, फंस चुका है। यस या नो, तो कोरम को तो बेटा क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट। फिर अगर ऐसा मुद्दा आ जाता है तो जो पहले के जो रिटायर्ड जज है उनको कोरम कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बेटा कहाँ पर बुला लिया जाता है, वापस सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या। लिखो आर्टिकल नंबर 128। ये कंडीशंस तभी अप्लाई होगी जब कोरम को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। लिख लो आर्टिकल नंबर 128 रिटायर्ड जज। बिल्कुल, फिर आगे बात करेंगे बेटा अपन आर्टिकल नंबर 129। 129 कहता है कि हाई कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब तक जब से सुप्रीम कोर्ट बना है यानी 28 जनवरी 1950 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस आए हैं उन सभी केस को एज अ रिटर्न हम लोग लिख कर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को खाली नहीं छोड़ती, वो सारे के सारे केस को हैंड रिटन लिख कर रखती है और अपने पास सारा का सारा रिकॉर्ड रख रखी है। वो क्या रख रखी है, रिकॉर्ड रख रखी है। किसी भी मुद्दे को, किसी भी केस को अगर हम लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस कब आया था, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी पूरी की पूरी रिटर्न इन्फॉर्मेशन अपने को दे सकती है। तो आर्टिकल 129 यही कहता है बेटा अपने को सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितने भी केसेस हुए हैं पहले के टाइम में तुम लोगों ने देखा होगा, जो किराना की दुकान हुआ करती थी या जो बढ़िया हुआ करता था वो बही खाते लिखता था। क्या लिखता था, बही खाते। ऊपर रेड कलर का कवर पेज होता था, अंदर येलो कलर के पेज होते थे और वो पूरा हिसाब किताब लिख के रहता था कि इसका इतना बकाया है, इसका इतना जमा है। ठीक है, आजकल सारा का सारा डिजिटल हो चुका है, एक्सेल सीट बन जाती है भाई साहब। ठीक है, जिसका ड्यू है वो रेड में आ जाता है, जिसका टिक है वो येलो में आ जाता है, जिसका पेंडिंग है वो ग्रीन में आ जाता है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट अभी भी सारे के सारे केसेस को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है और इन रिटर्न लिखती है वो सारे के सारे केसेस को। क्लियर है आर्टिकल नंबर 129।
फिर अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो चाहे तो बेटा राष्ट्रपति की सलाह लेकर और सुप्रीम कोर्ट के स्थान को क्या कर सकता है, बदल सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है, अभी के टाइम सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, न्यू दिल्ली के अंदर है। अब मान लो किसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है और उसको न्यू दिल्ली के अंदर रहना पसंद नहीं है या उसको वो जगह पसंद नहीं आ रही है, तो वो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर और सुप्रीम कोर्ट के स्थान को बेटा क्या कर सकता है, बदल भी सकता है। तो लिख लो आर्टिकल नंबर 130, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही ये राइट्स है, अदर जजेस को नहीं है। अदर जजेस तो चाहे सूटेबल हो चाहे नहीं हो, चाहे जीवे चाहे मरे, रहना वहीं पड़ेगा जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेगा और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बना है। भारत के किसी भी कोने में बना सकता है वो। तभी तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, वही बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। रायसीना हिल्स पे ही बना हुआ है, अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। बताओ आर्टिकल 130 क्लियर है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जगह को बेटा क्या कर सकता है, बदल सकता है। पहले के टाइम राजस्थान के राजा महाराजा हुआ करते थे भाई, कभी कैपिटल अजमेर बना देते थे। अगर सर्दी लगती थी तो अजमेर आ जाते थे, और अगर गर्मी लगती थी तो बेटा माउंट आबू को बना देते थे, वहां चले जाते थे। तो तुम ये भी तो सोचो, देश के अंदर इसका निर्णय सर्वमान्य होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता। जब वकील कोई भी केस बना सकता है तो वो तो बिल्कुल टॉप पे बैठा है भाई। लेकिन याद रखना राष्ट्रपति का कुछ नहीं कर सकता ये, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्ति को सीजीआई बनाएगा जो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा होगा। हाँ, लिख लिया? चलो आर्टिकल 131, कुछ पावर और ज्यूरिसडिक्शन मिले हुए हैं बेटा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। कैसे? 3 कंडीशन बता रखी है। 3 कंडीशन कौन सी है? कभी कभार ऐसा मुद्दा आ जाता है कि 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। कितने स्टेट के बीच में? 2 स्टेट। लाइक अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक राजस्थान हो गया और एक गुजरात हो गया। मान लो राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उसके ऊपर बेटा जो डिसीजन माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। बोलो यस या नो। पहली कंडीशन स्टेट स्टेट। दूसरी कंडीशन क्या होगा, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट आ जाए और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए। मान लो जिसकी सरकार है और कोई एक ऐसा स्टेट आ जाए जिसमें दूसरी सरकार है। अगर उन दोनों के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट का मुद्दा आ जाता है तो बेटा उसके ऊपर जो डिसीजन माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। तीसरी कंडीशन, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मान लो ये बीजेपी ये बीजेपी, इधर कांग्रेस और इधर कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा आ जाता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ हो और कोई एक स्टेट और एक स्टेट एक तरफ हो। इनके ऊपर भी अगर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है जहां पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके ऊपर भी बेटा डिसीजन किसका माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ही
माना जाएगा। मेंशन करो आर्टिकल नंबर 131। स्टेट स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, और फिर स्टेट प्लस स्टेट। इसको ऐसे समझो। अब समझ में आ गया? दो स्टेट और एक स्टेट और सेंटर, ये एक तरफ और ये एक तरफ। बहुत सारे मुद्दे आते हैं। बताओ आर्टिकल 131 क्लियर है क्या? कितनी कंडीशन है इसमें? 3। फिर आगे पढ़ेंगे अपन आर्टिकल नंबर 132। लिख लिया इसको? अपीलिएट राइट्स की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अपन मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, डायरेक्ट अपन केस नहीं कर सकते, पहले अपील करनी पड़ती है। उस अपील की सुनवाई होती है, उसके बाद में फिर बेटा केस दर्ज होता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर अपन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं? तो बेटा इसमें भी 3 मुद्दे हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कोई भी संविधान से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मैटर है तो उसके खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं बेटा। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड है अपने पास दीवानी मामले यानी सिविल केसेस। सिविल केसेस के अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो पैसों से संबंधित या कोई बैंकरप्ट हो गया, कोई पागल या दिवालिया अगर घोषित हो चुका है, किसी ने बैंक से लोन ले लिया, भाग गया, लाइक विजय माल्या, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग बेटा कहाँ पर अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं, मारपीट का मामला आ गया सामने, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, गोली से उड़ा दिया, कोई भी ऐसे क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग बेटा कहाँ पर अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लिख लो आर्टिकल नंबर 132। लिख लो, तीनों केस लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। संविधान से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आ सकते हैं किसी बिल को लेकर, जैसा भी यूसीजी वाला चल ही रहा था। तीन आर्टिकल और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई तुम्हारा आज। बताओ लिखा क्या आर्टिकल 132? फौजदारी का मतलब फौजियों से संबंधित मत समझ लेना तुम।
पैसों से संबंधित आएगा इसके अंदर। आगे लिखो आर्टिकल नंबर 137, रिकंसिडरेशन यानी रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मुद्दे को लेकर अपना डिसीजन डिक्लेयर कर देती है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि हो सकता है उस समय मैंने जो डिसीजन डिक्लेयर करा है वो डिसीजन गलत हो गया मेरी तरफ से, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। बहुत बार तुम लोगों ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर पढ़ा होगा फ्रंट पेज पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला, या उसके ऊपर वो वापस से पुनः विचार कर सकती है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 137। या तो उस पर वापस से विचार करेगी और उसको लगता है कि वास्तव में ये डिसीजन गलत हो चुका है, तो फिर उसको वापस से क्या कर देगी, वो चेंज कर देगी। जज वकील नहीं बन सकता, ये हाई कोर्ट में पढ़ेंगे अपन। कोई भी अगर हाई कोर्ट में अगर जज है तो वो उसी हाई कोर्ट में एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट काम नहीं कर सकता। किसी दूसरे हाई कोर्ट में वो एज ए लॉयर या एडवोकेट काम कर सकता है, लेकिन सेम हाई कोर्ट में वो लोअर पोस्ट पर काम नहीं कर सकता है। वो जज है तो जज की भूमिका ही अदा करेगा, वकालत नहीं कर सकता वो। 395। बताओ समझ में आएगा आर्टिकल नंबर 137? सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को रिकंसिडरेशन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, या उसको उचित लगे तो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखो आर्टिकल नंबर 139, लिखो, चलो इसको लिख लिया। आर्टिकल 139 और 139 के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे मैंने तुम्हें आर्टिकल 32 में बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज़ करता है, उसका हनन कर सकता है, तो बेटा हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की। सेम एज इट इज़ 5 टाइप ऑफ रिट है, वो इशू की जाती है बेटा किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 139। मेंशन करो आर्टिकल 139। आज की सभा में इतना ही, बाकी फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।